स्क्रिप्ट एम एक सेट दे रखा है जिसमें 5 by 5 ऑर्डर के इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बिलोंग करते हैं और उनकी जो एंट्रीज हैं केवल 0 और 1 हैं। यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स कैपिटल एम है जो इस सेट में स्क्रिप्ट एम में बिलोंग करता है। तो इस मैट्रिक्स एम का जो साइज है वो 5 by 5 होगा और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं होगी। अब आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स एम में मान लीजिए कितने जीरो हैं, उसको हमने n1 से डिनोट किया, सॉरी n0 से डिनोट किया, और जितने वंस हैं उसको हमने n1 से डिनोट करा। तो आपको बताना है कि मिनिमम ऑफ वंस यानी कि कितने वंस हैं माइनस कितने जीरोज हैं, उसका मीनिंग क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को करने के लिए आपको एक मैट्रिक्स के थ्रू जनरलाइज करना होगा। यहाँ पर ए बी सी और डी आप ऑप्शन देखिए, हम मिनिमम को सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है, तो सबसे पहले हम 1 को वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमें इसका मिन 1 मिल जाए। तो चेक करते हैं। एक मैट्रिक्स एम हम कंसीडर करते हैं इस तरह से, क्योंकि हमें इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 चाहिए, इसलिए मैंने इसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 कंसीडर करे। इस तरह से डायगोनल एलिमेंट्स 1 कंसीडर करे तो यहाँ पर अब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है पॉसिबल है कि 0 ना हो। और मैं इसको एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता हूँ। उससे क्या होगा कि इसकी आइगन वैल्यूज 1 1 हो जाएगी, और आइगन वैल्यूज 1 1 हो जाएगी, इसका मतलब कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं होगी और इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। मैं चाहता हूँ वंस और जीरो इसका डिफरेंस 1 आ जाए, मेरा ये टारगेट है। तो क्योंकि टोटल इसका जो साइज है 5 by 5 मैट्रिक्स है, 25 एलिमेंट्स हैं इसमें। 25 एलिमेंट्स में हमें किस तरह से इसको अरेंज करना होगा, 13 और 12 इनका डिफरेंस करते हैं तो 1 आएगा, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 25। तो मैं यहाँ पर 113 बना देता हूँ। तो 5 ऑलरेडी बना दिए हैं, और जो रिमेनिंग 8 एलिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी सारे जीरोज। तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है जिसमें 13 आपके 1 हैं और 12 आपके जीरोज हैं। तो इनका अगर मैं मिन सर्च करता हूँ यानी कि मिन वैल्यू, तो मिन वैल्यू क्या होगी, 13 माइनस 12, ये जो इसका डिफरेंस होगा ये क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर मिन 1 पॉसिबल है, तो अदर ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, ऑप्शन ए आपका ट्रू होगा। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स एम दे रखी है और एक कॉलम वेक्टर एक्स दे रखा है। हमें निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी m रेज टू द पावर n x, इसका वैल्यू क्या होगा, क्या ये एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो सबसे पहले m रेज टू द पावर n और इसकी लिमिट जब n इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। आपको यहाँ पर n जो दे रखा है वो इंटीग्रल पावर्स दे रखे हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर। तो सबसे पहले आप m रेज टू द पावर n मैट्रिक्स को जनरलाइज कर लीजिए। तो उससे पहले सब मैं देखता हूँ कि m स्क्वायर मुझे क्या वैल्यू देता है। अगर मैं यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो वो मुझे मिलता है 1/2 स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमेशा मुझे लास्ट रो जो है वो इस तरह मिलेगी 0 1, और फर्स्ट रो में जो चेंजेस होंगे वो इस तरह से रहेंगे, 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/4। ये मेरा m स्क्वेयर आया। अगर मैं यहाँ से m क्यूब फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना होगा फिर से m को m के साथ। यहाँ पर मैट्रिक्स m है और जो मुझे रिजल्टेंट मिलता है वो क्या मिलता है, मुझे लास्ट रो सेम मिलेगी
और फर्स्ट रो जो मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है, 1/2 क्यूब, और सेकेंड एलिमेंट है 1/2 स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर एक पावर कम है और फर्स्ट एलिमेंट पर सेम पावर है। तो अगर मैं यहाँ से m रेज टू द पावर n को जनरलाइज करता हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसकी लास्ट रो सेम मिलेगी, यानी कि 0 और 1। फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा 1/2 रेज टू द पावर n, और यहाँ पर एलिमेंट किस तरह से मिलेगा, ये 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू 1/4, और ये ऐसे ही चलता रहेगा कब तक, 1/2 रेज टू द पावर n-1 इंटू 1/4। इस तरह से मुझे ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब आप यहाँ पर हमें निकालना था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी m रेज टू द पावर n। तो अगर मैं इंफिनिटी n को इंफिनिटी पर टेंड्स कराता हूँ तो इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 को टेंड्स करेगा, लास्ट रो तो हमारी 0 और 1 रहेगी ही क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, और उसका अगर हमें सम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 1/4 मैंने आउटसाइड कॉमन ले लिया, और यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है जिसका कॉमन रेशियो हाफ है, तो वो कैसे निकालेंगे, निकालेंगे 1 अपॉन ए का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1/1 माइनस हाफ, और यहाँ से इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी m रेज टू द पावर n, यहाँ से जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 0, और ये एलिमेंट हो जाएगा 2 इंटू 1/4, और ये एलिमेंट 1। इसका मीनिंग हुआ 0 हाफ 0 1, और ये जो मैट्रिक्स आया है इसको मुझे यहाँ पर x के साथ ऑपरेट करना है, और x हमारे पास जो है वो 3,4 है, तो मैं यहाँ पर इसको ऑपरेट कर देता हूँ 3,4 के साथ। अगर मैं 3,4 के साथ ऑपरेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, फर्स्ट एलिमेंट मुझे मिलेगा 2, और जो सेकंड एलिमेंट है वो मुझे क्या मिलेगा, 4। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 4 कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। Please like, subscribe and press bell icon for all notification. लिमिट 1/√n विद इन ब्रैकेट 1/√3 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √9 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इस जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, और जब भी आपसे लिमिट के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या चाहिए कि अगर आपके टर्म में अगर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, जैसे कि आप देख सकते हैं विद इन यहाँ पर ब्रैकेट सभी टर्म में स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे √3 प्लस √6 डिनोमिनेटर में, तो हमें यहाँ पर रैशनलाइज एक इफेक्टिव वे होता है लिमिट फाइंड आउट करने का या सीरीज का समेशन फाइंड आउट करने का। ठीक है, वहां पर अगर आपको सीरीज गिवन है, जैसे समेशन ऑफ यही मान लीजिए जो आपको गिवन है, अगर मैं इसको यूएन कॉल कर दूं तो यहाँ पर, और आपसे पूछा जाए कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो आप इसके डायरेक्ट लिमिट चेक करेंगे। तो ये आपका एक तो देखिए दो तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो गया है कि आपको किस तरह से पूछा जा सकता है लिमिट ऑफ समेशन द यूएन, और आपसे पूछी जाएगी इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो ये क्या तो कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा क्योंकि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है। और सेम टाइप का प्रॉब्लम CSIR नेट में एक बार पूछा भी गया था, शायद यहाँ पर √3 प्लस √6 की जगह
डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से था, √1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस √6, या सॉरी या 5, ये 5 था हाँ, और एंड सो ऑन, और यहाँ पर 1 अपॉन √n, ये आपको गिवन था इस तरह से। तो वहां पर वो सीरीज के लिए था या लिमिट के लिए था मुझे याद नहीं है, बट सेम टाइप का प्रॉब्लम था, और यहाँ पर सिर्फ लिमिट पूछी गई है। तो हम करेंगे क्या, इसको रेशनलाइज करा रहा हूं मैं सबसे पहले। तो रेशनलाइज देख लेते हैं इसका। तो 1/√n, इस विद इन ब्रैकेट हर एक टर्म को हम रेशनलाइज कराएंगे, तो √3 माइनस √6 ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3² सॉरी 3 - 6 ये हो जाएगा जब इसको रेशनलाइज कराएंगे, क्योंकि √3² क्या हो जाएगा 3, और √6 का स्क्वायर 6। ऐसे ही प्लस यहाँ पर प्लस आएगा, तो फिर से √6 माइनस √9, और अपॉन में 6 - 9 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर लिमिट हमें कैलकुलेट करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, मैं चेक कर लेता हूँ यही है क्या, हाँ यही है, n टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप देखेंगे सभी के डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है वो 3 का जंप है, यानी कि 3 से 6, 6 से 9 एंड सो ऑन, यानी कि -3 जो यहाँ से इसका रिजल्ट आएगा डिनोमिनेटर से -3, वो आप आउटसाइड ले लीजिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1/3 1/√n, या इसको आप आउटसाइड भी ले सकते हैं लिमिट के, क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो 1/3 मैंने आउटसाइड ही ले लिया क्योंकि इट इज फ्री फ्रॉम n। और यहाँ पर विद इन ब्रैकेट जो बना √3 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √9 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है, √6 आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सारी टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आखिर में जो टर्म बचेगा आपका, ये वाला बचेगा आखिर वाला। तो वो आखिर वाली टर्म एक्चुअली में होगी क्या, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं √3n प्लस 3, ये वाली आपकी टर्म आएगी। तो यहाँ पर जो आएगा वो प्लस √3n प्लस 3, ये वाली टर्म आपकी बच जाएगी, बाकी सारी कट जाएंगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब जो आपको मिलता है इक्वल टू 1/3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n, और यहाँ पर मिला √3 माइनस √3n प्लस 3, ये मिलता है। अब देखिए इसमें √n है, तो √n को आप आउटसाइड ले लीजिए, ताकि ये वाला जो हमें यहाँ पर गिवन है डिनोमिनेटर में, इससे को ये कैंसल आउट कर दें। तो ये मिला आपको 1/3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आपका √n आउटसाइड, यहाँ पर ये √n, तो यहाँ पर √n नहीं था, तो ये हो जाएगा 3/√n। कॉमन ले रहा हूँ, वो सभी आप जानते हैं किस तरह कॉमन लिया जाता है, ये 3 + 3/n, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो ये वाली टर्म आपके 0 को चली जाएगी, और ये वाला टर्म भी आपका जो ये वाला है 3/n, ये भी 0 को चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा आपका -1/3, और ये तो हो गया 0, 0 माइनस √3, ये बचा आपका। देखिए माइनस माइनस ये टर्न हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये √3 इसको कैंसिल आउट कर देगा √3 टाइम्स, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये हो गया 1/√3। तो यहाँ पर आपने देखा 1/√3 इसका आंसर आ गया है, और 1/√3 जो है आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। तो यही इसकी राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक फंक्शन f दिया गया है जो रियल सेट से रियल सेट पर डिफाइन है, और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इसका एक इमेज जो है 2 पर वो 2 है, और साथ ही साथ जो फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो है ये ट्रू है सभी x और y के लिए जो कि रियल सेट से आ रहे हैं। और एक अनदर फंक्शन g डिफाइन किया गया है जो है x³ f(x), तो हमें g'2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हमें एक फंक्शन g गिवन है जो कि इस तरह से है, वो है x³ f(x), और हमें निकालना है g'2।
तो यानी कि डेरिवेटिव ऑफ जी सबसे पहले हमें निकालना होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स थ्री एफ प्राइम एक्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, एफ एक्स प्लस थ्री एफ एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वेयर, ये जी डैश एक्स हो गया है, लेकिन हमें तो टू पर वैल्यू चाहिए थी, तो जी डैश टू यानी कि एक्स की जगह टू पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एट एफ डैश टू प्लस एफ टू इंटू थ्री इंटू फोर, तो ये वैल्यू हो जाएगी। और एफ टू का जो वैल्यू है वो टू हमें गिवन है, सो टू इंटू थ्री इंटू फोर ये हो चुका है। और एट एफ प्राइम टू, और लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा था वो था जी प्राइम टू। इसका मीनिंग हुआ कि थ्री फोर इज ट्वेल्व एंड ट्वेल्व टू इज 24, सो 24 प्लस एट एफ प्राइम टू ये हुआ, और ये था जी प्राइम टू। यानी कि अगर हमें जे प्राइम टू का वैल्यू चाहिए तो हमें ये जो एफ प्राइम टू है इसका वैल्यू नॉन होना चाहिए, यानी कि हमें एफ प्राइम का वैल्यू चाहिए। साथ ही साथ हमें एक कंडीशन दे रखी थी कि एफ एक्स एफ वाई इसका जो मोड है, यानी कि डिफरेंस ऑफ इमेज जो दे रखा है वो 5 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, और इसकी पावर थी 3/2। तो ये एक लिप्स्टिड्स फंक्शन होता है जो इस इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पर जो ये 5 और पावर्स हैं ये ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। सपोज करो दिस इज आइदर एल्फा और ए, और दिस इज एम, सो एम और ए जो होने चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो अगर इस तरह से कोई फंक्शन इस इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है तो वो जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि एफ एक्स जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन सी है। और कांस्टेंट फंक्शन जो है, यानी कि एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन हर एक पॉइंट पर सेम इमेज देते हैं। अब जैसे कि गिवन कंडीशन थी कि एफ टू जो है वो टू है, और यहाँ पर हमें पता है कि एफ एक्स जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन हर एक पॉइंट पर सेम इमेज देंगे, यानी कि जो सी का वैल्यू है वो टू है, यानी कि एफ एक्स जो है वो ये है। अब हमें फंक्शन मिल गया है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, वो जीरो होगा। इसका मतलब हुआ एफ प्राइम टू क्या हुआ, जीरो हुआ। तो जो हमें लास्ट में रिजल्ट या सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला था ये, इसमें बस एफ प्राइम टू की वैल्यू रख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो जे प्राइम टू जो होगा वो होगा 8 × 0 + 24, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 मिलेगा। तो जो जे प्राइम टू है वो 24 है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपको ये वैल्यू दे रहा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। बस इसमें यही बात याद रखनी है कि जो गिवन कंडीशन है, अगर कोई फंक्शन जो डिफरेंशिएबल हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि mod of एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन इक्वल टू एम विद इन मॉड एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर एल्फा और ए, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वेयर एम एंड एल्फा इज ग्रेटर देन 0, तो वो एक लिप्स्टिड्स फंक्शन होता है और वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो पावर सीरीज के लिए हमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। यहाँ पर कुछ इंटरवल्स दिए गए हैं एक इनक्वालिटी की फॉर्म में, और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दो रिलेटेड टर्म्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसी भी पावर सीरीज के लिए एस्टिमेट हो सकता है, यानी कि वो उसका एस्टिमेशन दे सकता है कि हाँ कितने तक या कितने रेडियस तक ये पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी, लेकिन वो कुछ पॉइंट्स को एक्सक्लूड करता है। जैसे बाउंड्री पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि सपोज करिए किसी भी पावर सीरीज का कोई रेडियस है तो वो इनसाइड द रेडियस कन्वर्ज करेगी डेफिनेटली, बट बाउंड्री पॉइंट्स पर करेगी या नहीं करेगी ये हमें नहीं पता चलता है। तो उसके लिए प्रिसाइज वे ऑफ कन्वर्जेंस का ये होता है कि हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर लें। क्योंकि एक एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम है तो इसको ऑप्शंस को डिस्कार्ड किया जा सकता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की हेल्प से भी, क्योंकि वो भी कुछ एस्टिमेट आपको दे सकता है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसी भी सीरीज के लिए हम कैसे निकालते हैं, एक
फार्मूला है हमारे पास ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, और इसका लिमिट चेक करते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर मोड मैंने इसलिए लिया है कि अगर सीरीज ऑल्टरनेटिंग सीरीज हुई, यानी कि टर्म्स जो हैं ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव और निगेटिव हैं, तो उसके लिए हमने मोड ले लिया, क्योंकि ये जो रेडियस है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये जो फार्मूला है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपीयर होता है, जैसे कि ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट रेज टू द पावर एन, इसके लिए परफेक्ट है। लेकिन जो गिवन सीरीज है, जो हमें गिवन सीरीज है, वो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपीयर नहीं है। तो हम ट्राई करेंगे कि, या इसको रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिड्यूस करने के लिए। अगर ये नहीं हो पाती है तो हम कोई अदर टेक्निक का यूज करेंगे इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। जैसा कि सीरीज गिवन है और उसका जो इंडेक्स है वो 1 से इन्फिनिटी की तरफ रन कर रहा है, और 1 अपॉन माइनस थ्री रेज टू द पावर n प्लस टू, न्यूमरेटर में है 4x माइनस 12 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस वन। तो इस ब्रैकेट से जो न्यूमरेटर का पार्ट है उससे मैं 4 कॉमन ले लूंगा, तो ये मुझको क्या मिलेगा, ये मुझको मिलेगा 4 रेज टू द पावर n x माइनस 12 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय माइनस 3 रेज टू द पावर n प्लस टू n स्क्वेयर प्लस वन, और समेसन रन कर रहा था 1 से इन्फिनिटी की तरफ। तो अब हमारा ये जो टर्म है x माइनस एक्स नोट, सॉरी यहाँ पर ये 3 आएगा, मैंने 12 लिख दिया था, x माइनस एक्स नॉट की फॉर्म में दिख रहा है, या इसका गुड लुकिंग फॉर्म आप ऐसे देख सकते हैं, n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 4 रेज टू द पावर n माइनस 3 रेज टू द पावर n प्लस टू n स्क्वेयर प्लस वन, और ये हमें मिला x माइनस थ्री रेज टू द पावर n। तो ये जो हमारा x माइनस एक्स नोट का रोल प्ले कर रहा है, और ये हमारा ए एन का रोल प्ले कर रहा है। तो अब हम इजीली इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए जो फॉर्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया था इजीली अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर n अपॉन माइनस थ्री रेज टू द पावर n प्लस टू n स्क्वेयर प्लस वन, और ए एन प्लस वन के लिए हो जाएगा माइनस थ्री रेज टू द पावर n प्लस थ्री, और ये हो जाएगा n प्लस वन स्क्वेयर प्लस वन डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर n प्लस वन। तो इससे ये कैंसिल आउट होगा और 4 रिमेन रहेगा। यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका माइनस थ्री बचेगा। अब यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल ऑब्टेन होता है, इसका हमें लिमिट चेक करना है, और डिनोमिनेटर में भी ये पॉलिनोमियल ऑब्टेन हो रहा है। तो क्या तो आप एन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, अदरवाइज जब भी पॉलिनोमियल फॉर्मेट होता है तो उसकी जो लिमिट होगी एन टेंस टू इन्फिनिटी, वो हायर कॉफिशिएंट जो होता है हायर पावर का वो वन है। एक्चुअली माइनस थ्री बाई फोर तो पहले से चल रहा था और इसका हमें मोड लेना है, तो न्यूमरेटर में वन आएगा और डिनोमिनेटर में वन आएगा, तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ये आएगा 3/4। यहाँ पर लिमिट लिखना ठीक नहीं है क्योंकि हमने लिमिट ऑलरेडी ले लिया है। तो ये आया 3/4, यानी कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें मिल गया, यानी कि मॉड ऑफ x माइनस थ्री इज लेस देन 3/4। इसके लिए सीरीज कन्वर्ज करेगा ही करेगा। तो इसको हम और अच्छे वे में कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -3/4 लेस देन x माइनस थ्री लेस देन 3/4, और इसको हम लिख सकते हैं 3 ऐड कर दीजिए इनक्वालिटी में, तो ये मिलेगा 9/4 लेस देन x लेस देन 15/4। तो ये हमें एक इंटरवल मिल गया है, यानी कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 9/4 15/4। इस इंटरवल के लिए या इस रेडिय इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में सीरीज कन्वर्ज करेगी ही करेगी। तो जैसे कि आप ऑप्शन ए देख सकते हैं,
जो इंटरवल का हमारा लेफ्ट पॉइंट था वो 9/4 था और यहाँ पर 10/4 है, जो कि इससे लार्जर है, यानी कि रेडियस से आउटसाइड जा रहा है। तो इसके लिए डाइवर्स करेगी, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाता है। ऐसे ही सिमिलर रीजनिंग से आपका ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाता है। ऑप्शन बी और डी की तरफ फोकस करें तो इसका लेफ्ट पार्ट तो सही है, लेकिन राइट पार्ट में एक जगह इक्वालिटी है और एक जगह इक्वालिटी नहीं है। यानी कि 9/4 जो हमारा इंटरवल आया था 9/4 और 15/4, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि 9/4 पर वो कन्वर्स करेगी या नहीं करेगी। इट इज अंडरस्टूड सीरीज कन्वर्स करेगी करेगी, क्योंकि एमसीक्यू टाइप से हमें यहाँ पर हेल्प मिल रही है। तो देर इज नो नीड टू चेक कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज एट 9/4, बट 15/4 पर हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसका एंड पॉइंट 15/4 है। तो हम जो गिवन सीरीज है उसमें हम 15/4 पुट करेंगे और इसकी कन्वर्जेंस को टेस्ट करेंगे। चेक कर लेते हैं इस सीरीज की 15/4 पर कन्वर्जेंस क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह x इक्वल टू 15/4 अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझको क्या मिलेगा? मुझको मिलेगा 3 रेज टू द पावर n न्यूमरेटर में और -3 रेज टू द पावर n+2 n² + 1 ये मुझको मिलेगा। यानी कि मेरी जो सीरीज है वो अब ये मिलेगी मुझको आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 15/4। तो ये जो एक सीरीज है ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, और ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हम लिबनिज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लिबनिज टेस्ट की दो कंडीशन है। एक तो जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है आफ्टर मेकिंग इट्स पॉजिटिव, यानी कि सपोज आई कॉल इट UN टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। UN मीन्स नेगेटिव साइन हटा दो इसमें से। अगर उसको मैं लिखूं तो 3 रेज टू द पावर n और 3 रेज टू द पावर n+2 n² + 1। अब यहाँ पर जो ये -3 था इसमें से आपने लिख दिया -1 रेज टू द पावर n इन न्यूमरेटर में और नीचे लिख दिया 3 रेज टू द पावर n+2, क्योंकि ये n पर डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो हमने क्योंकि इसको पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाना था तो मैंने इसको डायरेक्टली लीव कर दिया है, तो इसको लिखा नहीं है, और ये जो 3/n है वो डायरेक्टली इसको यहाँ पर यूज़ किया। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए मेरा जो UN है वो है 3 रेज टू द पावर n, 3 रेज टू द पावर n+2 एंड इन प्रोडक्ट n² + 2। जैसे जैसे हम n को इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज करेंगे तो न्यूमरेटर जो है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो फास्टर इंक्रीज हो रहा है न्यूमरेटर से, यानी कि ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आएगा, या ये इसको हम सीक्वेंस ही कह सकते हैं, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर इसकी लिमिट अगर 0 हो जाए तो लेबनिज टेस्ट से हम कह देंगे कि यहाँ ये कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं कि आखिर इसकी लिमिट क्या आती है। तो हमें लिमिट चेक करना है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर n+2 n² + 2। तो यहाँ इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9 आएगा, यानी कि 3 रेज टू द पावर 2 बचेगा और फाइनली हमें मिल जाएगा ये ब्रैकेट। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये मिलेगा 1/∞ टाइप और जो गोज करेगा 0 को, यानी कि इसकी लिमिट 0 आती है। यानी कि लेबनिज टेस्ट से हम कह सकते हैं कि 15/4 पर ये कन्वर्स करेगी पावर सीरीज, यानी कि 15/4 इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का पॉइंट होगा। उस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और बी डिस्कार्ड हो जाएगा। अदरवाइज बी और डी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन जो बी पॉसिबिलिटी है वो किस तरह से इंक्लूसिव हो गई है, सॉरी एक्सक्लूसिव हो गई है, और जबकि डी जो है वो आपके इंक्लूसिव हो गया है। एक फंक्शन जो टू वेरिएबल का है वो इस तरह से दे रखा है, और ये जो डिफाइन है ऑर्डर पेयर जो 0 0 के बराबर नहीं है उनके लिए है। तो हमसे पूछा गया है कि पार्शियल एफ और एफ जो है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, या कौन इसमें बाउंडेड है या कौन इसमें अनबाउंडेड है। चारों ऑप्शंस में हमें हमसे यही पूछा गया है। तो हमें यहाँ पर जो चेक करना है पार्शियल एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड एफ, इसके बाउंडेडनेस चेक करनी है हमें।
तो ये जो फंक्शन है ये एक्स वाई यानी कि टू वेरिएबल में है और इसका स्ट्रक्चर है एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये दे रखा है। तो किसी भी फंक्शन के जो बाउंडेडनेस है अगर वो वन वेरिएबल में होता था तो किसी भी फंक्शन का अगर सारी की सारी इमेज अगर किसी रियल नंबर से पर्टिकुलर रियल नंबर से अगर छोटी हो जाते हैं तो हम उसको बाउंडेड कह देते थे, जैसे कि हमने ये पढ़ा है। अब यहाँ पर टू वेरिएबल है तो इसके बाउंडेडनेस को चेक करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या अपने आइडिया को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं, जब भी आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अगर कहीं पर आपको दिखे यानी कि जो, तो आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि पोलर फॉर्म में क्या होगा, जैसे ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर इसको एक थीटा फिक्स कर दें तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, फिर उससे दूसरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो उससे लार्जर रेडियस का होगा, फिर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि एक फिक्स थीटा के लिए और आर आपका वेरी कर रहा है तो ये एक कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए यानी कि जिनका सेंटर सेम है। तो यहाँ पर अगर इसको हम फैमिली ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं जिनका सेंटर ओरिजिन है, तो इस तरह से आपका जो डिजायर्ड पार्ट है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पर बाउंडेडनेस चेक करना या पार्शियल डेरिवेटिव चेक करना आसान है। अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में नहीं जाना चाहते तो और इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से ही करना चाहते हैं तो आप y इक्वल टू एम एक्स पुट कीजिए। इसका ये जो सब्सटीट्यूशन हम यूज कर रहे हैं इसका फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, जैसे ही आप इसमें y की जगह एम एक्स पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में नीचे के पार्ट में आपको एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा और वो ऊपर वाले स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं एम एक्स अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन था, फंक्शन जो टू वेरिएबल में था एक्स वाई में, अब वो एक सिंगल वेरिएबल एक्स में रिड्यूस हो गया फॉर वाई इक्वल टू एम एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इस पाथ के अलोंग वो एक सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो गया। तो किसी भी फंक्शन की बाउंडेडनेस चेक करना यानी कि ऑल डायरेक्शन से ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे चेक कर लें और वहां पर उसके बाउंडेडनेस अगर हम जस्टिफाई कर लें या आइडेंटिफाई कर लें तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हाँ हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं, यानी कि एक पॉसिबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो इसके अलोंग जो हमें y इक्वल टू एम एक्स के अलोंग ये फंक्शन जो था वन वेरिएबल में रिड्यूस हो गया है और इसकी अब हम बाउंडेडनेस चेक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये रिड्यूस हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ एम एक्स अपॉन एम स्क्वेयर, और इसको मैं लिख सकता हूँ ये लेस देन इक्वल टू होगा एक्स अपॉन एम। किसी भी फंक्शन की बाउंडेडनेस का मीनिंग है कि जो इमेज है अगर मैं x को इन्फिनिटी की तरफ अगर मैं x को इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा हूँ तो उसका इमेज कहाँ पर जा रहा है, तो यानी कि मुझे लिमिट चेक करना होगा एफ एक्स का, और यहाँ पर x ये जो है x अपॉन एम से लेस है यानी कि इसका लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि फंक्शन तो बाउंडेड नहीं है, यानी कि फंक्शन इज अनबाउंडेड। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं, जैसे कि पार्शियल डेरिवेटिव पूछा गया था। तो जो फंक्शन इन टू वेरिएबल था जो कि हमें दे रखा था एम स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये पाथ y इक्वल टू एम एक्स के अलोंग हमें सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो जाता है और जो मिलता है एम एक्स अपॉन वन प्लस एम स्क्वेयर। अब ये जो फंक्शन एफ एक्स हमने इसको कॉल कर देते हैं, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव बोलो या टोटल डेरिवेटिव बोलो सेम बात हो गई है। तो वो जो होगा एफ डेस एक्स वो होगा एम अपॉन वन प्लस एम स्क्वेयर, और ये लेस देन इक्वल टू होगा एम अपॉन एम स्क्वेयर, यानी कि डिनोमिनेटर को जितना छोटा करते हैं रिजल्टेंट उतना बड़ा आता है, इसलिए ये जो है इससे बड़ा है। और इसको इसमें जब कैंसिलेशन आप अप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको वन अपॉन एम स्क्वेयर या एम, यानी कि जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन इक्वल टू है वन अपॉन एम से। तो एक
पर्टिकुलर m के लिए या डिफरेंट m के लिए हमें एक ऐसा भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जिससे हम कह सकते हैं कि 1/m जो है वो b से लेस होगा। इसका मतलब हुआ f डैश x इज लेस देन b। तो यहाँ पर जो कि पार्शियल डेरिवेटिव है वो तो आपका बाउंडेड है, लेकिन फंक्शन बाउंडेड नहीं है। इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन ट्रू हो जाता है। सम फाइंड आउट करना है, और जब भी आपसे सम फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है तो कोशिश करें, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है nth टर्म में, तो उसका एक्सपेंशन कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, टर्म्स जो हैं वो प्लस और माइनस के फॉर्म में आ जाती हैं और कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, और फाइनली आपके पास फ्यू टर्म्स बचते हैं जिसको आप इजीली इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये एक टेक्निक है सम फाइंड आउट करने के लिए। आपके पास और भी टेक्निक हो सकते हैं, दिस वी विल नॉट कॉल दिस इज अ टेक्निक। ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टेन इनवर्स फंक्शन और टेन इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें। और यहाँ पर एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हेल्पफुल रहेगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये जो आइडेंटिटी होती है इक्वल होती है टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट था 2/n², उसको हम लिख सकते हैं n+1 माइनस n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n+1 और 1 माइनस n। अब यहाँ पर दोनों साइड आप टेन इनवर्स ले लीजिए, तो ये इसके इक्वल हो गया है टेन इनवर्स दिस। और इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए जो अभी ऊपर लिखा है उस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स n+1 माइनस ऑफ टेन इनवर्स n-1। अगर मैं दोनों साइड समेसन ले लेता हूँ तो ये मुझको मिलता है टेन इनवर्स 2/n² इक्वल टू समेसन ऑफ टेन इनवर्स n+1 माइनस टेन इनवर्स n-1। तो ये जो हमें यहाँ पर इस तरह से nth टर्म आई है उसको एक्सपेंड करना है, तो उसमें फर्स्ट n का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि जो समेसन का इंडेक्स है वो रन हो रहा है 1 से इन्फिनिटी की ओर। तो जब हमें सम निकालना है तो इसको आप ऐसे लिखें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो इंडेक्स था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें n तक, या इसको आप k भी कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर चलिए n के फॉर्म में ही बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप इसको इंडेक्स को, क्योंकि यहाँ पर n यूज हुआ है, तो आप किसी अदर फॉर्म में लिख दीजिए k इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पर k यूज कर लीजिए। अब ये परफेक्ट है। तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये k+1 हो जाएगा अगर हम k की टर्म में ले रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ k मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इन टर्म्स ऑफ k यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको एक्सपेंड k में लिखिए या n में लिखिए, आंसर सेम आएगा, बस कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको लिख दिया ऐसे। तो इसको लिख देते हैं आफ्टर, जब हम इसमें n का वैल्यू 1 पुट करेंगे टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 0, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट रहेगा जब आपने n का वैल्यू 1 पुट करा, क्योंकि समेसन है तो प्लस रहेगा। फिर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 1, ये आपका सेकेंड ब्रैकेट रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो ब्रैकेट में ये आर्ग्यूमेंट्स हैं इनमें 2 का डिफरेंस है। तो जो नेक्स्ट ब्रैकेट रहेगा वो क्या होगा, टेन इनवर्स 4 माइनस टेन इनवर्स 2, और जो नेक्स्ट ब्रैकेट होगा उसका होगा टेन इनवर्स 5 माइनस टेन इनवर्स 3। जो नेक्स्ट ब्रैकेट होगा वो होगा टेन इनवर्स 6 माइनस टेन इनवर्स 4। ऐसे ही जो ये ब्रैकेट होगा वो होगा टेन इनवर्स 7 माइनस टेन इनवर्स 5। अब इस तरह से अगर आप इसको प्रोसीड करते जाएंगे तो जो आपको लास्ट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो लास्ट ब्रैकेट होगा वो तो आपको यही मिलना है जो nth टर्म से रिप्रेजेंट किया गया था n+1 माइनस टेन इनवर्स
n माइनस वन। ये तो लास्ट ब्रैकेट मिलेगा, मतलब n तक ले रहे हैं, और इससे जो पहले वाला ब्रैकेट है वो क्या मिलेगा, टेन इनवर्स n माइनस टेन इनवर्स n माइनस टू, वो आपको ये मिलेगा। तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिएगा आप। तो ये फर्स्ट टर्म जो है टेन इनवर्स टू, एक ब्रैकेट को छोड़कर, जैसे ये ब्रैकेट है नेक्स्ट ब्रैकेट जिसको मैंने रेड टिक किया है, इसको छोड़कर जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसके लास्ट टर्म से कैंसिल आउट हो रही है। ऐसे ही जो आपका नेक्स्ट ब्रैकेट है उसकी जो टर्म है वो आपकी अगले वाले के लास्ट टर्म से कैंसिल हो रही है, यानी कि एक छोड़ दीजिए जिसको मैंने ग्रीन मार्क किया है, उस ब्रैकेट को छोड़िए और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में से लास्ट टर्म से कैंसिल आउट होगा। अब जिसको मैं ग्रीन से कट कर रहा हूं, ये एक ब्रैकेट छोड़िए जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है, इसको छोड़ दीजिए और उसका अगले वाले टर्म से वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके ऑलमोस्ट सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ जिसको मैं ग्रीन पार्ट कर रहा हूँ ये वाला टर्म और ये वाला टर्म नहीं होगा, क्योंकि सारी टर्म इससे मतलब आर्ग्यूमेंट में बड़ी हैं। 0 और 1 एक ही बार रिपीट हुआ है, बाकी सब दो दो बार रिपीट हुए हैं, तो वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि हम ऑब्जर्व कर रहे थे पैटर्न को, ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, इससे पहले वाला स्टेप ये होगा, यानी कि ब्रैकेट यहाँ पर आएगा तो उसके फर्स्ट ब्रैकेट जो फर्स्ट ब्रैकेट रहेगा उससे कैंसिल होगी, और ये वाली जो टर्म है एक ब्रैकेट छोड़कर यानी कि इस वाले से कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से आपका सारा कैंसिलेशन फॉर्म होगा। तो जब आपका कैंसिलेशन हो जाएगा तो आपको जो बचा, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, माइनस टेन इनवर्स जीरो और माइनस टेन इनवर्स वन, ये तो आपके ऊपर से बचेगा। और यहाँ से लास्ट में क्या बच रहा है, ये बच रहा है टेन इनवर्स, तो मैं भी दिखाता हूँ आपको लास्ट में हमें क्या बच रहा है। वो हमें बच रहा है ये वाला टर्म टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स एन प्लस टेन इनवर्स एन प्लस वन, ये टर्म्स हमारे पास बच रही हैं। अब जैसे कि मैंने लिखा ही था कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इस पर हम इसका लिमिट चेक कर लेंगे, क्योंकि समेशन तो हमने एक्सपेंड कर दिया था, बचा टर्म क्या था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा और ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी और यहाँ पर टेन इनवर्स इन्फिनिटी, यहाँ पर टेन इनवर्स जीरो चल रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है एक तरह से, माइनस टेन इनवर्स वन। तो टेन इनवर्स जीरो का जो वैल्यू होता है वो तो जीरो ही होता है, टेन इनवर्स वन का वैल्यू जो होता है वो आपका क्योंकि माइनस तो टर्म्स के साथ है, पाई बाय फोर होगा। इसका टेन इनवर्स इन्फिनिटी का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा पाई बाय टू, और अगले वाले टेन इनवर्स इन्फिनिटी का पाई बाय टू। तो पाई बाय टू और पाई बाय टू ये हो गया मिलकर पाई, और यहाँ से माइनस पाई बाय फोर, इससे जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा थ्री पाई बाय फोर। तो कौन सा ऑप्शन आपको थ्री पाई बाय फोर का वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर वो देखते हैं। तो पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर ऑप्शन सी दे रहा है, तो ये करेक्ट है। एक वेक्टर v1 दे रखा है और सेकंड वेक्टर v2 दे रखा है। मैट्रिक्स m जो बनाया गया है वो किस तरह से है, यहाँ पर v1 है, सेकंड कॉलम आपका v2 है, थर्ड कॉलम आपका टू टाइम्स v1 माइनस v2 है, और लास्ट कॉलम है v1 प्लस टू टाइम्स v2 है। अगर आप यहाँ से मैट्रिक्स को लिखना भी चाहते हैं तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, 1 1 0 0 1 1, ये हो जाएगा 2 1 1, और लास्ट कॉलम होगा 1 3 2। जबकि हमें इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लास्ट टू कॉलम जो हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन है v1 और v2 के। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉलम आपके पास फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है, और यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज सेट को। इस हिसाब से इसकी जो रैंक है
रैंक ऑफ मैट्रिक्स एम आपकी 2 हो जाएगी और इसमें 4 कॉलम्स हैं, तो नलिटी जो है वो भी यहाँ पर 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो जाएगी। आप इस तरह से भी इसको जनरलाइज कर सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 फ्री वेरिएबल हैं। उस तरह से भी नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल हमें क्या बताते हैं, नलिटी बताते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया था लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मीनिंग ही नलिटी से होता है और ये एक होमोजेनियस इक्वेशन के लिए पूछा गया था या सिस्टम के लिए पूछा गया था एम एक्स इक्वल्स टू 0। इस केस में आपके नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन 2 होंगे। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा यहाँ पर आइगन वैल्यू दे रखे हैं गिवन मैट्रिक्स की। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आप इस मैट्रिक्स को ठीक से ऑब्जर्व करें तो ये हमें एक कंपेनियन मैट्रिक्स मिलता है जिसमें मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे आपको 1 1 1 है और यहाँ पर एक नॉन जीरो एंट्री है जिसको माइनस ऑफ A1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर माइनस ऑफ A2 से, फिर माइनस ऑफ A3 से और इसी तरह ये चलता रहता है। तो जो टॉप मोस्ट एंट्री होती है वो इस कंपेनियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है और जो बॉटम एंट्री होती है वो ट्रेस होता है। तो इस गिवन मैट्रिक्स से हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो 2 है और डिटर्मिनेंट 0 है। अगर मैट्रिक्स कंपेनियन मैट्रिक्स है और हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है तो हम लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस a1 x क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x प्लस a4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं इस मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखता हूं तो वो क्या होगा, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 0। क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं a1 का जो वैल्यू है वो -2 है, a2 का जो वैल्यू है वो आपका यहाँ पर -1 है, a3 का वैल्यू आपका 2 है और a4 का वैल्यू यहाँ पर 0 है। अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अगर रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x के पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो 0 1 -1 और 2 ये आ जाते हैं, यानी कि ये आइगन वैल्यूज आ गई हैं। अगर हम इनमें से अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा बोल देते हैं तो इनका स्क्वायर करना होगा हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जो कि होगा 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4। इस तरह से हमें 6 वैल्यू मिलता है। तो जो पूछा गया था आपसे उसकी वैल्यू 6 है।